जय सिया राम दोस्तों। भगवान राम ने बताया औरत अपनी एक चीज मरते दम किसी को नहीं देती। जय सिया राम दोस्तों। वनवास के समय की बात है। चित्रकूट के शांत और पवित्र वन में एक दिन प्रभु श्री राम और माता सीता विश्राम कर रहे थे। वनों की हरियाली मंद मंद बहती पवन और पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण को अत्यंत पावन बना रही थी। उसी समय माता सीता ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रभु श्री राम से एक प्रश्न किया, स्वामी, स्त्री की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह अपने प्राणों से अंतिम क्षण तक किसी को नहीं देती, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, तुमने ऐसा प्रश्न पूछकर न केवल स्त्रियों के अंतर में छुपे रहस्य को उजागर किया है, अपितु समस्त मानव जाति का कल्याण भी अनुसूचित कर दिया है। यह विषय अत्यंत गूढ़ और विचारणीय है। कुछ क्षणों के बाद प्रभु श्री राम ने कहा, हे सीते, चाहे स्त्री कितनी ही पतिव्रता क्यों न हो, तीन ऐसी बातें होती हैं जो वह अपने पति से भी छुपाकर रखती है। यदि वह इन्हें प्रकट कर दे तो समाज में उसका सम्मान नहीं रहता और वह समय को नीचा अनुभव करने लगती है। माता सीता ने श्रद्धा पूर्वक निवेदन से कहा, प्रभु कृपया विस्तार से बताइए, मैं उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हूँ। प्रभु श्री राम ने उत्तर दिया, हे सम्मुखी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर निहित है। ध्यान पूर्वक सुनो। और इसके साथ ही प्रभु श्री राम ने एक गूढ़ और शिक्षाप्रद कथा का आरंभ किया। और प्राचीन समय की बात है, एक समय सपेरा का एक झुंड चला जा रहा था। वह एक जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जंगल में उन्हें एक घना छायादार वृक्ष नजर आया। वे सभी उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। उसी वृक्ष के पास एक विशाल सर्पों का झुंड भी था। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा, हे भाई, हमें ये बिल खोदकर देखना है। और उसी समय सपेरों ने आपस में विचार किया और उस सांप के बिल को खोदने लगे। उस बिल में 4 फुट की गहराई तक खोदा तो उस बिल में एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस नाग को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे और मन में सोचने लगे कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है, क्यों ना इसके विष वाले दांतों को निकाल दे। यही सोचकर उन्होंने उस पिटारे को खोल दिया जिसमें सांप बंद था। पिटारे को खोलकर जब देखा तो वे उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस पिटारे के अंदर सर्प गायब हो गया और उसकी जगह पर पिटारे में एक बहुत ही कीमती सुंदर 9 लखा हार रखा हुआ था। उस 9 लखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए और वे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो इस पिटारे में सांप को पकड़ कर रखा था, तो यह हार कहाँ से आ गया। तो एक सपेरा बोला, अरे भाई चलो, यह तो और अच्छा है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं, राजा इस हार के बदले हमें मुंह मांगा धन दे देगा। यही विचार करके सभी सपेरे राजा सूर्यसेन के शहर प्रेमनगर को चल दिए। राजा सूर्यसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मित्र, वरिष्ठ अधिकारी गण बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश किया। राजा ने सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे, हे राजन, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रचन रिच हार आपने कभी नहीं देखा होगा। तो राजा कहने लगे, दिखाओ दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरे ने उस पिटारी को खोल कर दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया और वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले
कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सुरसेन सपेरों से कहने लगे, तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो? तो सपेरे कहने लगे कि हे राजन, हमें तो यह हार जंगल में मिला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी भेंट को स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। और उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दो और सम्मान पूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार राजा ने वह पिटारा अपने पास रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। सपेरे तो राजा को हार देकर वहां से चले गए। अब राजा सूर्यसेन सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी रानी महारानी को उपहार में दूंगा और इस हार को पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होगी। फिर पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा और अपना राज कार्य करता रहा और मन ही मन विचार उठते हैं कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे वह शाम हो गई तो दरबार समाप्त करके राजा अपने महलों में आ गया और वह हार पिटारा राजा ने अपने बगल में दबा लिया था। जब महारानी चंदानी ने देखा कि महाराज आ रहे हैं तो उनके हाथ में कुछ रखा हुआ है, तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। राजा सूर्यसेन पलंग पर बैठ गए थे और महारानी से कहने लगे, हे महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। तो महारानी कहने लगी, महाराज, ऐसा क्या लाए हो आप मेरे लिए? तो राजा ने उस पिटारे को रानी के आगे बढ़ा दिया और कहा, नहीं मानती तो समय देख लो। तो रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोल कर देखा तो उसमें देखती है क्या है, एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी 7 दिन का बालक लेटा हुआ है और अपना अंगूठा चूस रहा है। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था और वह बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई थी और कहने लगी, हे महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। तो रानी ने जब कहा कि बालक लेटा हुआ है तो राजा सूर्यसेन कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें 9 लखा हार था। यह बालक कैसे बन गया? तो राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने उस पिटारे को लेकर समय देखा तो वास्तव में उस पिटारे में बड़ा ही तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि राजा सूर्यसेन के पहले से कोई संतान नहीं थी। तो राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों के मन में विचार आया कि यह पुत्र हमें भगवान श्री हरि विष्णु जी ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पालेंगे। यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा था वो बालक बन गया है, परंतु राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थी। तो रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि राज दरबार में सपेरों का झुंड आया था, उन्होंने ही हमें एक पिटेरे में रखकर 9 लखा हार भेंट किया था, लेकिन भगवान की कृपा से दरबार के महलों को आते जाते यह हार सुंदर पुत्र बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा सूर्यसेन की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई और संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि महाराज के यहाँ तो अब तक कोई संतान ही नहीं हुई थी। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वह बड़ा होने लग रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया वह लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 21 साल की हो गई थी तो महाराज सूर्यसेन के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। राजा साहब उस घटना को भूल गए थे कि लड़का हमें किस तरह से प्राप्त हुआ है। तो एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह करना है। तो राजा का यह प्रस्ताव रानी को बहुत पसंद आया और रानी बोली, हे महाराज
शुभ काम करने में देरी कैसी, जितनी हो जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। तो राजा सूर्यसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था आनंदपूर्वक। वहां से एक राजा ने विचित्र सेन, उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी, नाम था मनमोहनी। राजा विचित्र सेन की कन्या मनमोहनी 14 विधाओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विधाओं का ज्ञान करवाया था और धीरे धीरे राजकुमारी मनमोहनी जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज विचित्र सेन विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पंडित जी को बुला लिया और टीका की सामग्री लेकर नाई और पंडित वर खोजने के लिए भेज दिया। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते पहले नाई और पंडित ही वर खोजने जाया करते थे। राजा ने उससे कहा था कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। तो नाई और पंडित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगते हैं, परंतु उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। तो नाई और पंडित जी ने भ्रमण करते करते परेशान हो गए थे और अंत में वे चलते चलते राजा सूर्यसेन की नगरी पहुंचे। राजमहल में आनंद का दरबार लगा हुआ था। अचानक नाई और पंडित जी का दरबार में आगमन होता है। राजा सूर्यसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई नाई और पंडित जी है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो नाई और पंडित जी बोले, हे महाराज, हम राजा विचित्र सेन के नाई और पंडित हैं और उनकी कन्या मनमोहनी का टीका लेकर आए हैं। हमारी महाराज की कन्या राजकुमारी 14 विधाओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह योग्य है। तो राजा सूर्यसेन कहते हैं, हे पंडित जी, आपने ठीक सुना है कि हमारा एक पुत्र है और हमारा राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य है, रूप गुण और वंश में बढ़ चढ़कर है। राजा सूर्यसेन को यह बात पता नहीं थी कि हमारा जो पुत्र है वह एक नागराज है। राजा ने अपने पुत्र को जब नाई और पंडित जी को दिखाया तो नाई और पंडित जी राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उन्हें राजकुमार पसंद आ गया और राजकुमारी मनमोहनी का विवाह तय करके वे वहां से लौट गए। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा सूर्यसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा विचित्र सेन के यहाँ बारात लेकर चलते हैं और लंबी यात्रा करके राजा विचित्र सेन की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राजा विचित्र सेन उनका खूब अच्छे से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार नागराज के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा सूर्यसेन वापस अपनी राजधानी लौटते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा सूर्यसेन बूढ़े होते चले गए और महारानी चंदा रानी भी वृद्ध हो चली। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, अब हमारे पुत्र को राजपाट में सौंप दिया जाए। हम कब तक राज्य करेंगे? बुढ़ापा आ गया है, पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो उसी दिन महाराज सूर्यसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया और राजा सूर्यसेन निश्चित होकर रहने लगे। तो राजकुमार नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। बस इसी तरह कुछ समय बीत गया तो एक दिन की बात है, राजकुमारी मनमोहनी अपनी दासी से बातचीत कर रही थी। तो राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि हे महाराज, आपने तो देखा होगा कि महिलाओं के पेट में अक्सर बात नहीं रुकती। दासी इस भेद को जानती थी कि राजकुमार को राजा साहब को दरबार में कोई सपेरा देकर गया था। तो वही बात बताते हुए दासी कहती है, हे महारानी जी, मैं आपके एक बात कहूँ, तुम्हारा पति राजकुमार जो है उनसे तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। तो दासी की यह बात सुनकर मनमोहनी को कुछ शंका सी हो गई और मनमोहनी कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारे पति देव राजकुमार नागराज सूर्यसेन और महारानी चंद्राणी के पुत्र नहीं है? तो दासी कहती है, नहीं,
राजकुमारी तुम बड़ी भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है। पर मैं इतना तो जानती हूँ कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन है, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज सूर्यसेन के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। तो राजकुमारी मनमोहिनी के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई थी और वह मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। फिर राजकुमार महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी मनमोहिनी राजकुमार से पूछने लगी, हे प्राणनाथ, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो राजकुमार कहते हैं, हे प्रिय, पूछो, क्या पूछना चाहती हो। तो राजकुमारी पूछती है कि स्वामी, मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। तो यह बात सुनकर वह नागराज जो राजकुमार बना था वह कहने लगा, रानी तुम्हारी क्या मति मारी गई है। महाराज सूर्यसेन और महारानी चंदा रानी ही मेरे माता पिता है। तो मनमोहिनी बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताएं। तुम्हें भगवती माँ की, गंगा माई की कसम है, आप मुझे यह भेद जरूर बताओ। तो यह बात सुनकर राजकुमार धर्म संकट में फंस गया। उसने सोचने लगा कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बताया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। तो राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज सूर्यसेन का पुत्र हूँ, तुम क्यों बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रही हो। तो राजकुमारी अड़ गई कि नहीं, मुझे यह भेद जरूर बताओ, आप किसका वंश के हो और आपके माता पिता कौन है। तो राजकुमार सोचने लगे कि लगता है मुझे इसको सच बताना ही पड़ेगा, यह पूछे बिना मानेगी नहीं। तो नागराज अपनी पत्नी के बारे में बार बार कहता है कि हे प्रिय, तुम जिद मत करो, मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बातें मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। परंतु राजकुमारी नहीं मानी, हट करने लगी और कहने लगी, नहीं बताओ, तुम बताओ, नहीं तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी और मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है, वहाँ चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो फिर नदी में जाने के लिए रथ सजाया गया और उसमें सजा राजा की पत्नी मनमोहिनी और नागराज दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं। चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ जाता है। तो नदी को देखकर राजकुमारी मनमोहिनी कहने लगती है, हे महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों ले आए हैं, क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है। तो राजकुमार कहता है, हे प्रिय, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर किसी ने सच कहा है कि राजहट, बालहट और स्त्री हट यह बड़े कुबेर बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी कि नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो। तो राजकुमारी मनमोहिनी जब नहीं मानती तो राजकुमार नागराज तो था वह नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक जंगल जल में जब वो पहुंच गया तो कहने लगा, हे रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम राजकुमारी मनमोहिनी तो मानो ठान ही चुकी थी और कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए परंतु यह बात पूछकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी की ओर गहरे जल में उतर गया और जब छाती तक जल में पहुंच गया तो फिर रानी को समझाकर बोला, हे प्रिया, मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर देगा। तो राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। तो जब राजकुमारी और आगे बढ़ा और जब अपने गले के बराबर जल में गया तो कहने लगा, रानी, अभी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। लेकिन रानी नहीं मानी तो फिर क्या होगा। राजकुमार ने अपना असली नाग रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह उस नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। तो जब काफी देर हो गई तो राजकुमारी
राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी मनमोहनी घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग रूप में कहीं चला गया था और मनमोहनी ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं मिला। तो मनमोहनी अपने रथ में लेकर अपने सारथी के साथ वापस राजमहल में आ गई और राजा को बताया कि राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। तो राजा कहने लगा, मेरा पुत्र उस नदी में डूब गया। वह अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जल को खंगालो और कम से कम उसकी लाश को तलाशने की कोशिश करो। तो राजा के 500 सैनिक रानी मनमोहनी के साथ उस नदी पर गए और नदी में जाकर जगह जगह जाल डलवाए गए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह तो एक नाग था और अपने असली नाग के रूप में प्राप्त करके वापस लौट गया। कई गोताखोरों ने नदी में राजकुमार की तलाश की, परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। हार कर राजा, रानी और राजकुमारी मनमोहनी वापस अपने महल को लौटते हैं। तो राजा सूर्यसेन तो बराबर हो गए थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर आ गया था। तो राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर मेरा पुत्र मर गया है। तो राजा बड़ा दुखी रहने लगा और महारानी मनमोहनी जो नागराज की पत्नी थी वह भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगे कि मैंने बहुत बुरा किया, मेरी ही करनी के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन वह बड़ी विदुषी और 14 विधाओं में निपुण थी। काफी विचार करने के बाद उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति मुझे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी जाएगी, चाहे वो आज बीती हो या किसी प्राचीन घटना में संबंधित हो। कोई भी कहानी हो, कथा हो, जो कोई सुनाएगा उसे स्वर्ण मुद्रिकाएं मिलेगी। इसलिए रानी मनमोहनी के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई आप बीती कहानी सुना रहा था, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी मनमोहनी का यही काम था कि वो सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियां और किस्सों को सुनती रहती। एक दिन की बात है, राजा साहब के राजा का एक बुढ़ा आदमी अचानक से उसी जंगल से गुजर रहा था। वह बुढ़ा आदमी जंगल को पार करते करते उसी जंगल में रात्रि हो गई थी। तो जब रात्रि को गई तो वह उनके मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु मिल सकते हैं। यही सोचकर वो बुढ़ा आदमी उसी जंगल में बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। रात्रि का समय था, वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। तो जब रात के 12 बजे का समय हुआ तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया था और उस पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया था। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया था और उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहां कुर्सियां आनी शुरू हो गई थी। फिर एक सिंहासन आया। अचानक ही वहां पर तंबू की व्यवस्था हो गई थी। उस जगह को सजाकर बड़ा रणनीय बना दिया गया था। तो वह बुढ़ा आदमी बरगद पर बैठा बैठा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी तो वो वृद्ध बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, यह सब कौन है और आज क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। वहां एक से एक सुंदर अतिथि शुरू आना हो गए। अतिथि बड़े ही विचित्र थे। जो अतिथि वहां आए थे वे विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन थे और उन 2 सिंहासनों पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया गया। उसके बीच कुछ मंत्रणा होने लगी, चर्चा होनी थी। वह चर्चाएं हो रही थी और जो राजकुमार था वह नागराज का पुत्र था। वह चुपचाप नीचे गर्दन झुकाए बैठा था। वहां इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। राजकुमार के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। तो राजकुमार का जब विवाह
का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन करके रखा था और बहुत उदास हो गया था कि 4 घंटे उनकी चर्चाएं चलती रही और वो बूढ़ा आदमी उन सभी बातों को वहां से बरगद पर बैठा बैठा सुन रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि न जाने यह किस बात पर चर्चा हो रही है और यह कौन लोग है। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण वो वृक्ष पर चिपका हुआ लेटा था। 4 घंटे जब पूरे हो गए थे तो दरबार वहां से बंद हो गया था। अतिथि इधर उधर चले गए थे, लेकिन वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चलकर उस बरगद के वृक्ष की तरफ चलने लगे। तो वह वृद्ध ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि यह तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। लगता है कि अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूँ। यह सोचकर वो बूढ़ा आदमी बहुत घबरा गया था। लेकिन उस नाग ने क्या किया कि उस बरगद की जड़ में बैठकर कुछ देर तक रोया और अपनी रानी मनमोहनी को याद किया। यह बात वो बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर होने के बाद हाय मनमोहनी ऐसा कहने के बाद वह नागराज भी वहां से चला गया। तब धीरे धीरे सवेरा हो गया। तो प्रातःकाल जब हुआ तो बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे से उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आया और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी मनमोहनी भी नई नई कहानियां सुनाती रहती है, तो क्यों ना मैं चलकर इस बात को महारानी मनमोहनी को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन दे देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वो बूढ़ा आदमी उसी जगह पर आ गया जहां रानी मनमोहनी ने मंडप लगाया हुआ था और जहां वो कथाएं सुना करती थी। वहां एक से एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुनाते हैं। तो फिर कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का भी कहानी सुनने का नंबर आया। तो वह महारानी मनमोहनी से कहने लगा, हे महारानी जी, आज मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। आज मैं आपको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात मैंने जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया। तो उस वन में एक वृक्ष पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तो मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उस सबका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। तो कुछ देर देखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन मैं उस बरगद के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार पूरा हुआ तो वहां से एक राजा का पुत्र था जो नागों का राजा था। वह युवराज था। वह अपने एक दिव्य रथ में बैठकर जिस बरगद पर मैं बैठा था उसी वृक्ष के नीचे उतरा और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय मनमोहनी कहकर रोता रहा। उसके बाद वह दृश्य हो गया। और तो यह बात जब राजकुमारी मनमोहनी ने सुनी तो उसने बूढ़े आदमी से कहने लगी, हे बाबा जी, मैं तुम्हें अपना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठ खा सकती है, लेकिन तुम मुझे उस स्थान पर ले जाओ जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। तो यह सुनकर वो बूढ़ा आदमी घबरा गया और कहता है कि राजकुमारी जी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तो राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा जी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी मनमोहनी ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें 10,000 सोने की मोहर दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो। तो धन पाकर वो बूढ़ा आदमी खुश हो गया और वह राजकुमारी मनमोहनी को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। तो उसी स्थान पर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने बताया कि राजकुमारी जी, मैंने इस बरगद के वृक्ष के नीचे ऊपर बैठकर ये सब देखा था। तो राजकुमारी बोली, तो बाबा जी, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वो बूढ़ा आदमी और रानी मनमोहनी उस वृक्ष की डाल में बैठकर इंतजार करने लगते हैं और इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई, परंतु वहां पर कोई नहीं आया। उस दिन तो मानो कोई दरबार सजा था, न कोई नृत्य गान हुआ था और न ही मनमोहनी उस पर क्रोधित हो गई और कहती है, बाबा, तुमने
झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। तो वो वृद्ध कहने लगा, नहीं महारानी जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि वही आपको बताया था। तो रानी बोली, तो फिर आज क्या होगा? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि हे रानी जी, यह मैं अभी नहीं जानता हूँ कि वह लोग आज क्यों नहीं आए। तो उस दिन रानी मनमोहनी निराश होकर अपने घर लौट आई थी। तो वह बूढ़ा आदमी मन में विचार करने लगा कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषी से पूछी तो ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवी देवताओं की सभा कुछ क्षेत्रों में हुआ करती है। और धीरे हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। और वो बूढ़ा सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा से आएगी तो मैं रानी को लेकर वहां आऊंगा। और महारानी ने भी उस बूढ़े को कह दिया कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। धीरे धीरे समय बीत गया और जब अगले माह का समय आया तो वो वृद्ध ने महारानी से बोला, हे महारानी जी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो, आज मैं आपको वही दृश्य दिखाऊंगा। तो महारानी मनमोहनी और बूढ़े आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं और वहां पहुंचकर रानी मनमोहनी और वह बूढ़े आदमी को उस बरगद की जड़ में छिपकर बैठ गए। फिर जब रात के 12 बजने का समय नजदीक आया तो देखते हैं कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला आ गया। उसने झाड़ू लगाया और पानी का छिड़काव करके आया और उसने पानी का छिड़काव किया तो थोड़ी देर में वहां कुर्सियां आ गई, चारों तरफ मंडप सजाया गया। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगे। लोगों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी जी, अब आप ध्यान से देखिए, यही सब मैंने उस दिन देखा था। तो रानी मनमोहनी उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है। वो तो उस नागराज का पुत्र था, वह भी आ गया, पर उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। तो महारानी ने उसे देखा तो पहचान लिया और कहने लगी, यही मेरा पति है, लेकिन मुझे इसे कैसे प्राप्त करना है, यह विचार करने लगी, अपने पति को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। तो महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष के कोने में बाहर निकलने लगी तो वो बूढ़ा आदमी डर गया। तो बूढ़े आदमी ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमारी जी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, 4 घंटे का महासभा चल रही है। जब सभा समाप्त हुई तो वहां से राजकुमार भी उसी बरगद के पास आकर बैठकर रोने लगा। तो उसे देखकर रानी मनमोहनी डर गई थी, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। तो अपने पति को रोते हुए देखकर राजकुमारी से रहा नहीं गया। तो राजकुमारी मनमोहनी निकलकर उसके पास आई और उसका हाथ बढ़ा लेती है। तो अचानक से महारानी मनमोहनी को सामने खड़ा देखा तो नागराज एकदम से हड़बड़ा कर कहने लगा, रानी तुम यहाँ? तो फिर रानी कहने लगी, हाँ, मैंने आपको खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, अब तो बहुत समय हो गया है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और अब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो मैं बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुमको बार बार समझाया था कि मुझसे मत पूछो। तो राजकुमार की बात सुनकर रानी मनमोहनी रोने लगी और बार बार अपने किए का क्षमा राजकुमार से मांगती है। तो नागराज कहने लगा कि देखिए राजकुमारी, रोने का समय नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो रानी मनमोहनी बोली, आप मुझे तो उपाय बताओगे, मैं वही उपाय करूंगी, परंतु आपको मेरे साथ रहना होगा। तो राजकुमार बोला, प्रिया, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, लेकिन अगली पूर्णिमा के दिन तुम इसी प्रकार यहाँ आकर बैठना होगा और जब यहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखिएगा,
तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बातें चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकालकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना, और फिर मुझे महाराज से मांग लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार अदृश्य हो गया और महारानी मनमोहनी और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट गए। तो रानी मनमोहनी बड़ी सोच में पड़ गई थी कि राजा भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहता है। धीरे धीरे समय निकला और महारानी सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पूर्णिमा के दिन अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर मगन मुद्रा में रानी ने जब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया था, तो अब वह किसी की नहीं सुनती और ना किसी से बोलती है, क्योंकि वह अपने पति से एक बार मिल चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत गया और तीसरा पूर्णिमा का समय आया। तो जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। उन्होंने अपना श्रृंगार किया और अपनी दासी से बोली कि आज मेरा श्रृंगार इस तरह से करना जैसे मेरा विवाह हुआ हो, और उसकी दासी ने उसका श्रृंगार कर दिया और पूर्णिमा वाले दिन वो बूढ़े आदमी को लेकर उस बरगद की जड़ में चिपकर बैठ गई और दोनों लोगों को वहां उस सभा का इंतजार करने लगे। तो रात के ठीक 12 बजते हैं तो फिर से वही परिक्रमा दोहराई जाती है। झाड़ू वाले ने झाड़ू लगाया और पानी छिड़कने वाले ने पानी छिड़का और वहां धीरे धीरे बैठक और सिंहासन आ गया। तो रानी मनमोहनी उस बरगद की जड़ से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप गई थी। फिर धीरे धीरे अतिथियों का आना शुरू हो गया। बड़ी ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर बैठने लगे। तो कुछ नाग सुंदर है, तो कुछ नाग काले हैं, तो कुछ पीले हैं। इस तरह से नागों का आना वहां प्रारंभ हो गया था। और कुछ देर बाद राजकुमार का विलाप, जो नागों का राजा था, वह भी आ गया। तो वहां बैठकर आपस में चर्चा होने लगी। तो राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। सभा चल रही थी। सभा में राजाओं के अनेक कार्य होते हैं, उनके बारे में सलाह ली जाती है, उनके बारे में पूछा जाता है। जब सभी कार्य सही तरीके से सुन लिए गए तो उसके बाद राजकुमार के विवाह की चर्चा प्रारंभ हुई। तो राजकुमार के विवाह की बात चली तो राजकुमारी मनमोहनी को मौका मिल गया और वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो अचानक से एक कन्या वहां पर आई और देखकर सभी सभा के लोग हड़बड़ा गए थे। और उसे देखकर नागराज कहने लगा, पुत्री तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल के मध्यम रात्रि के समय तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या तुम मृत्यु का जरा भी भय नहीं है? क्या तुम नहीं जानती हो कि अब हम सब नाग लोग हैं, नाग लोग जितने जहरीले होते हैं यह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर मनमोहनी कहने लगी, हे महाराज, मुझे डर किस बात का है? मैं तो आपकी पुत्र वधू हूँ, आपके राजकुमार मेरे पति हैं। नहीं मान रहे हो तो उनसे पूछ लो, उनके साथ मेरा विवाह हुआ है। और जब महाराज ने अपने पुत्र राजकुमार से पूछा, राजकुमार वह कौन है? तो राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि पिताजी, एक दिन मुझे सपेरों ने पकड़ लिए थे और पकड़कर एक पिटारे में रख दिए थे, लेकिन मुझे जाने लगे तो मैंने अपने को बचाने के लिए उस पिटारे को अंदर 9 लखा हार का रूप बना लिया और उन सपेरों ने 9 लखा हार को महाराज सूर्यसेन के यहाँ दे दिए। तो मैंने सोचा कि राजा के यहाँ तो कोई पुत्र नहीं है, तो क्यों ना मैं राजा के यहाँ एक पुत्र बन जाऊं। तो मैंने अपनी माया से पुत्र बनकर कई साल महाराज के यहाँ रहकर राजमहलों का सुख भोगा है और राजकुमार ने मुझे अपने पुत्र की तरह पाला है और इसी सुंदर स्त्री के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ था। लेकिन एक दिन सुंदरी ने जिद करके मुझसे वंश के बारे में पूछा। मैंने उससे पूछने समझाया परंतु नहीं मानी। तो जब यह नहीं मानी तो मैं इसे लेकर वहां से जहाँ गया जहाँ मेरा स्थान था और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, अपने परिवार के पास चला गया। तो यह बात सुनकर महाराज कहने लगे, यह तो सच है कह रहा है? तो मनमोहनी ने कहा कि हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ। मेरे साथ मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, लेकिन अब इनका आधा शरीर नाग का हो गया, लेकिन पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। तो मनमोहनी की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया,
फिर उसके विवाह के बाद स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस चले आए। तुमने यह अपराध किया है, तुमने ये घोर निंदनीय कार्य किया है। अब तुम्हें जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक वह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम लोक